नमस्कार भाई सभी को। क्लास शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी। हम क्या पढ़ रहे हैं भी? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इसके बाद हमारा जो टॉपिक क्या रहा अभी? 5 ईयर प्लान चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में अभी तक हमने 6 योजना कर ली है। अभी हमने 5 ईयर प्लान में 6 योजना कर ली है। आज हम पढ़ेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना। बातें नहीं दी। 7वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे भी। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड बताइए भी। जो छठी कहाँ समाप्त हुई अभी? 85 में। ये 1985 से शुरू होती है। 1 अप्रैल से शुरू होती है, हमेशा ध्यान रखना। कहां से शुरू होती है? 1 अप्रैल से। और कब तक चलेगी ये? 1990 चलेगी भी। 31 मार्च 1990 तक चलेगी। ये कई बार ना डेट दे देता है, तो ये ध्यान रखना हमेशा। जो योजना का जो बीच में किसी भी शुरू नहीं की गई, हमेशा 1 अप्रैल से शुरू हुई और 31 मार्च तक चली। जिस सन में समाप्त हुई उसी के 31 मार्च तक में। और इसी 1 अप्रैल और 31 मार्च के जो टाइम पीरियड, इसको किसके लिए जाना जाता है? वित्तीय वर्ष। किसमें जाना जाता है? वित्तीय वर्ष। लिखो भाई, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है, इसकी लक्ष्य दर लिखो। लक्ष्य दर लिखो, जो कितनी रही भी? 5%। और इसकी जो औसतन जो प्राप्ति की औसतन वृद्धि दर रही, वो 5.8% रही भी। औसतन है जो इसकी वृद्धि दर रही, वो 5.8% रही। और मॉडल पूछे भी किस मॉडल पर आधारित थी? ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी भी। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी भी। सन इंपॉर्टेंट है भी। आपको मैंने हमेशा बताया भी, सारी बातें हर 100% कोई याद नहीं कर सकता। आपको ये वाली बात याद रखनी है भी, जो 7वीं योजना चली थी वो किस टाइम पीरियड रहा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पूछ सकता है भी, कोई भी योजना दे देता है, नीचे सन दे देता है, किस किस योजना, इस योजना का टाइम पीरियड क्या रहा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, मॉडल रियल केस है, तुमसे पूछे भी। ये औसतन वृद्धि दर ये भी कम है चांस। परंतु हाँ, इतना जरूर पूछता है भी, असफल रही 4 वर्ष वाली कौन सी रही, ये क्वेश्चन पूछते हैं। आगे भी इसका केंद्र बिंदु लिखिए। जो उद्देश्य पढ़ते हैं भी, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य जो रहा भी, कृषि पर फोकस किया गया इसमें। कृषि पर विकास प्रेरित, समृद्धि ग्रोथ भी, समृद्धि और रणनीति भी। इसमें सबसे ज्यादा फोकस कृषि पर, विकास पर, ग्रोथ पर, और इसकी रणनीति भी, प्लान जो अर्थव्यवस्था के लिए, ये इनका केंद्र बिंदु रहा था। इन पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था भी। लिख लिया भी। उसके बाद आप ये देखो भी, मैंने तुम्हें, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ कि तुम्हें कितना ध्यान रखना है। जो बच्चे ये कहते भी मेरे से सारा नहीं ध्यान रखा जाता, तो तुम्हें ये सन तो ध्यान रखना पड़ेगा, योजना, और ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो वाक्य है बहुत रियल केस है। अभी नॉर्मल एग्जाम में ये बातें पूछी जाती है, परंतु ये सन बहुत बार पूछी जाती है। ये सीजीएल वगैरह उनमें पूछ लेता है, परसेंटाइल पूछ लेता है भी, किस पे फोकस किया गया। इकोनॉमिक्स का कोई बच्चा है भी, इकोनॉमिक्स का कोई मान लो टीचिंग से संबंधित एग्जाम दे रहा है, तो उसमें ये डीपली पूछ सकता है। आपके नॉर्मल इतना ही पूछा जाता है। 5 ईयर प्लान है भी, 7वां जो कितना इसका कब से लेके कब तक चला था, यहां तक आपको याद करना ही। अब जो 85 से जो 90 चला, इसमें जो एक तो एक नारा दिया गया, इस योजना में एक नारा दिया गया। नारा लिखो भी। इसमें नारा दिया गया, रोजी रोटी उत्पादकता भी। रोजी रोटी उत्पादकता।
इसमें नारा दिया गया रोजी रोटी उत्पादकता का। और जो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो काम हुआ भाई 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई हुई। 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई हुई। सेबी की अगर कोई फुल फॉर्म लिखना चाहे तो लिख लो, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी। ये जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है भी, सेबी का काम क्या है? सेबी भी सीधा ही लिखा आता है आपके एग्जाम में, जैसे सेबी लिखा आता है ऐसे उसकी SEBI सीधा लिखा आता है, सेबी लिखा आता है। जो सेबी का जो काम है, सेबी का कार्य क्या है भी, किसको कंट्रोल करना? शेयर मार्केट को, शेयर मार्केट को कंट्रोल करना भी, कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, शेयर मार्केट को नियंत्रण करना भी, शेयर बाजार को नियंत्रण करना। कुछ भी दे दे तुम्हें ध्यान रखना है भी शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, परंतु कंफ्यूजिंग रहती है। कई बार वो 1988 ना देके 1992 दे देता है। ये सेबी 12 अप्रैल 1988 को एक संगठन, एक संस्था बना दी गई और इसको बोल दिया गया भी आपको किसको कंट्रोल करना है? शेयर मार्केट को कंट्रोल करना है। परंतु सीधा ही अगर बोल दिया जाए, जैसे आपको अगर कह दे, मान लो जैसे अगर लाल बत्ती पे आपको खड़ा कर दिया जाए भी, मान लो सिंपल अगर व्यक्ति को कह दे भी रोकना है, तो वर्दी ना पहनाए, उसे ऑथेंटिक अगर सरकार कोई प्रूफ नहीं देती है तो क्या वो रोक सकता है? नहीं रोक सकता, ना कोई कहना मानता। तो सरकार ने इसे कोई मोहर नहीं दी थी जब इसको 88 में इसे सिर्फ ये कहा गया आप शेयर मार्केट को कंट्रोल करें, तो इसकी कोई नहीं सुनता था। फिर इसे 90 में जैसे मान लो वित्तीय संकट आया, काफी हमने समस्याओं का सामना किया। सबसे बड़ी समस्या थी वित्तीय संकट का। उसके बाद जब नरसिम्हा राव आए, नरसिम्हा राव ने सबसे अति बैंकिंग सुधार किया भाई, अति उन्होंने बैंकिंग जो है सबसे ज्यादा उसमें सुधार जो किए वो किसने किए थे? नरसिम्हा राव ने किए। उन्होंने आते ही सेबी को इसको एक्ट लाया गया, सेबी को एक्ट के तहत 1992 एक्ट के तहत इसे एक संवैधानिक निकाय बना दिया गया था। इसे स्टैट्यूटरी जो बॉडी है उसको बना दिया गया भी आपको ऑथेंटिक प्रूफ है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप है शेयर मार्केट को। तो ये ध्यान रखना, सीधा ही पूछ ले, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। दूसरा ये पूछा जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन सीधा भी हो सकता है, क्वेश्चन जैसे अगर पूछ ले भी जो सेबी की स्थापना कब की गई, तो सेबी की स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को की गई, परंतु इसके किस एक्ट के तहत लाया गया? एक्ट है 1992 के तहत इसे लाया गया था भी, ये ध्यान रखना। इसे 1992, अब आप कहोगे मैडम एक्ट तो पहले आता है, परंतु पहले इसे सीधा ही नॉर्मल मैंने बता दिया, तुम्हें एक संस्था बनाई गई और इसे कहा गया भी आपको शेयर मार्केट है उसकी देखरेख करनी है। परंतु इसकी कोई किसी ने नहीं सुनी, इसकी चली नहीं, ये कंट्रोल नहीं कर पाया, गड़बड़ियां बहुत हुई। फिर इसको ऑथेंटिक दर्जा दिया गया, वो 1992 में दिया गया। क्लियर है? क्लियर है? नरसिम्हा राव, ये जो काम किया था उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था भाई? नरसिम्हा राव था। एक्ट आया था 88 में नहीं था भाई, एक्ट आया था। प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। और ये सारा काम किया था वो नरसिम्हा राव ने किया। परंतु अब पूछ सकता है भी हाल ही में सेबी के जो अध्यक्ष हैं बने भी नए, जो अगर पूछ ले भी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन बने जो हाल ही में चेंज किए गए हैं भी, लिखे प्रेजेंट में, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष भी सुहानिया कांत, सुहानिया कांत बने। हाल ही में बातें नहीं हुई। जो सेबी के अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? सुहानिया कांत बने। बार बार कहना भी अच्छा भी नहीं लगता भाई, ध्यान से सुन लो।
अगर तुम्हें कोई पूछना है, कोई मिस्टेक है तो मेरे से बोल सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं। तो सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है अभी? सुहानिया कांत। कौन है? सुहानिया कांत, ध्यान रखना। और ये किसकी जगह है? माधवीपुरी बुच की जगह है। किसकी जगह है ये? माधवीपुरी बुच का स्थान लिया अभी इन्होंने। ये आधा ना है भी ना, ये मान लो ऐसे लिखा जाएगा, तुहानिया कांत, कहीं गलती नहीं, ये इधर आएगा इस पे बिंदु, तुहानिया कांत, ये ध्यान रखना। ऐसे तुहानिया कांत नहीं लिखा भाई, जो न्यूज़पेपर में लिखा आया था ऐसे लिखा है। तो है, तो ये ध्यान रखना, तुहानिया कांत वैसे लिखा जाएगा। आपको ध्यान रखना भी तुहानिया कांत क्या बने अभी, किसके अध्यक्ष बने हैं? सेबी के बने हैं। किसकी जगह ली भी इन्होंने? माधवीपुरी बुच की ली है। भारतीय, मान लो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही है अभी? माधवीपुरी बुच रही है। ये फर्स्ट महिला रही है अभी तक। इसकी जगह अब किसने ले लिया? तुहानिया कांत ने ले ली है। फर्स्ट महिला सेबी की पूछ सकता है कौन रही है अभी? माधवीपुरी बुच रही है। और माधवीपुरी बुच की जगह वर्तमान में कौन आ गया इनकी जगह? तुहानिया कांत आ गए, ये ध्यान रखना। और सेबी किसको कंट्रोल करता है अभी? शेयर मार्केट को करता है। किसको करता है अभी? शेयर मार्केट। भारत का शेयर मार्केट, सबसे पुराना शेयर मार्केट कौन सा है अभी? लिखो भी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का सबसे पुराना शेयर मार्केट है भी। सबसे पुराना शेयर मार्केट कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1875 में गई। भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट कौन सा है भाई? बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी। क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो क्या है भी भारत का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। क्या है? सबसे पुराना स्टॉक मार्केट है। इसकी स्थापना कब की गई? 1875 में की गई। कब की गई? 1875 में की गई। परंतु सेबी को एक्ट का दर्जा दे दिया गया तब हमारा न्यू स्टॉक एक्सचेंज आ गया था। लिख लो, एनएसईबी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो 1992 में स्थापना की गई। 1992 में स्थापना की गई। जो नया पूछ ले भी, भारत का नया स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो 1992 में इसकी स्थापना की गई। पुराने वाला पूछ ले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। एग्जाम में ये क्वेश्चन है बहुत बार पूछे गए। और ये तुम्हें इनके साथ जो है भी, मैंने बताया योजना का तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है भी, जो योजना आई है कब से लेके कब तक रही, मेन यही ध्यान रखना है। परंतु ये सेबी वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूछता है सेबी किसको कंट्रोल करता है? किसको कंट्रोल करता है भी? शेयर मार्केट को करता है। क्लियर में? आगे चले। अब योजना कब से लेके कब तक चली? सातवीं योजना 85 से 90 चली। 90 में क्या आ गया था हमारे देश में? वित्तीय संकट आ गया था। 90 में हमारा जो देश है, यहाँ भी सरकारों की अदला बदली हो गई थी। सरकारें आती रही, बार बार चेंज हुआ। जो अर्थव्यवस्था में जो सबसे ज्यादा संकट से जूझ रहा था 1990 में हमारा देश किस संकट से जूझ रहा था? वित्तीय संकट से। किस संकट से? वित्तीय संकट से जूझ रहा था। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ सकता है
वित्तीय संकट जो है भारत ने कब पेश किया, तो 1990 में किया। उसके कारण योजना को बीच में रोकना पड़ा। योजना को क्या करा, रोकना पड़ा। अभी 2 साल के लिए फिर एक्सटेंड कर दिया गया। जो लिखे भी 1990 से 1992 लिखे, 1990 से 1992 ये सेकंड योजना अवकाश लिया गया। अभी 1990 से 1992 तक सेकंड योजना अवकाश में। सेकंड है योजना अवकाश पे। फर्स्ट पूछे जो 1966 से 69 था, बीच में रोलिंग प्लान आया, ना कि वो योजना अवकाश था। ये ध्यान रखना, सेकंड योजना अवकाश आया वो कब आया भी, 1990 से 92 आया। और इस टाइम जो अगर पूछ ले भी प्रधानमंत्री कौन थे, इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे भी, नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव का हाल में कौन सा पुरस्कार मिला अभी 2024 का, भारत रत्न से नवाजा गया है। 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है, जिसमें 3 प्रधानमंत्री है क्या, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकरे भी, जो पूर्व बिहार के पूर्व सीएम है। 2 प्रधानमंत्री हैं, उसमें मैंने कहा भी जो जीवित है सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी है, बाकी चारों को मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न। 2024 का कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, 5 व्यक्तियों का, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद एमएस स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकरे और लाल कृष्ण आडवाणी। ध्यान रखना, उस टाइम जो वित्त मंत्री थे, बातें नहीं भी, वित्त मंत्री कौन थे भी, डॉक्टर है मनमोहन सिंह भी। वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर है मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे क्या रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, 14वें नंबर के। आरबीआई के गवर्नर कौन से नंबर के, 15वें नंबर के। और वित्त मंत्री भी रहे हैं। ध्यान रखना, गवर्नर भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। ये पूछ सकता है क्योंकि हाल ही में इनका देहांत हो गया है भी, जो कब हुआ भी, 26 दिसंबर 2024 को। क्लियर भी। वित्त मंत्री मान लो, सुन लो भी, यहाँ ही हमने वित्त मंत्री का जिक्र क्यों किया, क्योंकि इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था 1990-91 में, 1991 में नई आर्थिक नीति, नई जो आर्थिक नीति, इकोनॉमिक्स में नई आर्थिक नीति पढ़ते हैं तो वो 1991 की थी। वो किसकी देन थी भी, मनमोहन सिंह की थी। जिसमें हम किन कंसेप्ट से पढ़ते हैं, एलपीजीबी, एलपीजीबी। नई आर्थिक नीति का जिक्र करें तो एलपीजी पढ़ते हैं। इसका हमने कंप्लीट पढ़ लिया है पीछे वाली वीडियो में, हमने कंप्लीट इसका जो एलपीजी मैंने कंप्लीट करवा दी है तुम्हें। एलपीजी क्या है भी, उदारीकरण है, पी से निजीकरण है और जी से क्या है, वैश्वीकरण है। लिबरलाइजेशन जिसे उदारीकरण बोलते हैं, प्राइवेटलाइजेशन जिसे निजीकरण बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन जिसे वैश्वीकरण बोलते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करा देती हूँ, सुन लो, लिखने पे ज्यादा ध्यान ना दो, हर कहीं लिखे मिलेगा। जो उदारीकरण था उसमें क्या था भी, जो लाइसेंस पद्धति को समाप्त किया जाए भी, जो उद्योगों के लिए लाइसेंस लेने पड़ते थे उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। और प्राइवेटलाइजेशन क्या था भी, जो सरकारी तंत्र है उसको प्राइवेट के लिए छूट दी जाए भी, प्राइवेट उद्योग लगा सके। और ग्लोबलाइजेशन क्या था भी, दूसरे देशों के साथ अपना जो आयात निर्यात बढ़ाया जाए भी। क्लियर है भी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है भी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। उदारीकरण एग्जाम में पूछा जाता भी। एलपीजी कब आई, एलपीजी 1991 में आई। लेके आने वाले कौन थे, डॉक्टर है मनमोहन सिंह थे। और यही कहते हैं भी, अगर ये मनमोहन सिंह उस टाइम नहीं, अगर ये फैसला लेते, एलपीजी ना लेके आते, तो कहते हैं भी हमारा देश गुलाम हो सकता। उन्होंने सबसे ज्यादा औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला वो 1991 के बाद। मिश्रित पूरा मिश्रण जो बना, हम पहले अर्थव्यवस्था को किस से लेके चल रहे थे, समाजवाद लेके चल रहे थे। कहने में हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, मिश्रित थी, परंतु हम ज्यादा फोकस किस पे कर रहे थे,
समाजवाद पर। पूंजीकरण जो निजीकरण है उसको कंट्रोल कर रहे थे। क्यों कंट्रोल कर रहे थे, उसका भी पीछे रीजन था, ताकि वो अपना राजतंत्र, अपना तानाशाही ना बना सके, विदेश को कंट्रोल, क्योंकि देश में पहले भी भुखमरी बहुत थी, तो उसके लिए कंट्रोल किया जा रहा था। परंतु ये नहीं पता था भी वो सिस्टम जब शुरू किया गया ना, उसी सिस्टम को लेके चले गए आगे। उन्होंने धीरे धीरे उसमें चेंज करना चाहिए था, परंतु नहीं किया। जैसे संविधान लिखा है अम्बेडकर साहब ने, जो अब बहस चलती है, भी अम्बेडकर साहब ने जब संविधान लिखा था उस टाइम ये बोला भी, उस टाइम की कंडीशन को देख के लिखा। उस टाइम जो देश की कंडीशन थी, कुछ एक चेंज जो किए, उन्होंने कहा भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अब हम लेके चले जाते हैं भी संविधान में ये लिखा। संविधान का मतलब कुछ भी है, जैसे मान लो आरक्षण दिया गया, जैसे अब आपको पता है भी आरक्षण जो है एससी, इनको कैटेगरियों में बांट दिया गया, ना, आरक्षण बांट दिया गया है। हाँ, तो ये जरूरी है भी टाइम के हिसाब। एक कोई अगर मान लो कोई भी कास्ट है भी, मैं एससी बीसी वाले जो है भी ज्यादा ऐसे ना कहे भी मैडम ने कुछ कह दिया, मैं कहती हूँ भाई मान लो एक जो किसी के घर में एक बार जॉब आ जाती है, उसका जो बैकग्राउंड है वो सही हो जाता है, तो उसके बाद वो धीरे धीरे उसको खुद को चाहिए भी आरक्षण कम कर दे, नहीं, वो नहीं करते। और जो बिल्कुल गरीब है उसको कई बार वैकेंसी आती है, कई बार कुछ चीजों का बेनिफिट लेना होता है, उनको पता ही नहीं चलता। जो सरकारी तंत्र में चला गया फिर उसको आगे से आगे पता चल जाता है भी किसका बेनिफिट क्या लेना, और वही लेता चला जाता है। जैसे कहते हैं भी जो मीना जाति है उसके सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी है। मीना जो कास्ट के लोग हैं, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा पड़ती है, इसमें सबसे ज्यादा आईएएस जो अधिकारी पूछे तो मीना में है। तो उन्होंने कहा भी उनको कंट्रोल किया जाए, भी उनको आरक्षण छीन लिया जाए। उन्होंने विरोध किया है भी, वो तो हमारे माँ बाप लगे हैं, बच्चों की ये रहती है भी हमारे माँ बाप लगे, हम तो नहीं लगे। तो अरे माँ बाप लग जाते हैं तो किसका बैकग्राउंड सुधरता है? बच्चों का। माँ बाप ने तो स्ट्रगल किया है। और जैसे अब वीडियो वायरल होती है तो आपको पता है भी माँ बाप जो अपनी नौकरी में भागा दौड़ी करते हैं वो किन के लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं। तो ये कहा भी ये ध्यान रखा जाए, और ये जातियों को जो बेनिफिट देना चाहिए, नेक्स्ट जाति जो जो गरीब रह गए उसी जाति में लोग, तो उनको ज्यादा देना चाहिए। परंतु इसके साथ कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता, वो सिर्फ वो संविधान को उठा लेते हैं भी बाबा ने तो उस टाइम सही किया था, बाबा ने बहुत अच्छा किया था। परंतु बाबा वाली बात कोई नहीं पकड़ता भी बाबा ने कितना स्ट्रगल किया था। एक संविधान लिखना कोई इतना इजी नहीं था। उसको स्कूल में बैठने नहीं दिया गया। मान लो उसकी कहानी, उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा, उसकी लिखी हुई बातों पर कर रहा है। भी उसे नहीं बैठने दिया फिर भी उन्होंने पढ़ा, और आपको नहीं बैठने दिया जा रहा, पढ़ने की जिद नहीं करते, कोर्ट का सहारा चले जाते हैं, और वहां भर्तियां अटकती रहती है भी हमें ये वाला सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो निकाल दिया, वो दे दिया। और हरियाणा में तो वैसे ही कोई चांस ही नहीं है भर्ती आई। एक बार एक्सपीरियंस का दे दिया, एक्सपीरियंस उसको दे दिया, फिर निकाल दिया। किसी को अगर थोड़ी सी सुपारिश चल गई, हमारे तो ये चलता है, पढ़ाई पे बहुत कम है। और ये मान लो अभी 5-7 सालों में ज्यादा माहौल बना है, तब बच्चों को पता चला है भी हरियाणा जी की कुछ चीज है। मैं मेरी बताऊं, अगर हमने पहले पढ़ा, मेरे को पता ही नहीं होता था भी हरियाणा में ऐसे हरियाणा के कोई पेपर होते हैं क्या, कुछ भी नहीं पता था। अब 5-7 साल में ये माहौल बना है। पहले जो जिनकी सुपारिश होती थी उन्हीं की चलती थी। तो ध्यान रखना भी। एलपीजी समझ में आया? तो उसके बाद ये छूट की गई, निजीकरण को लाया गया, मिक्स अब चल रही है। अब कई बार आपने सोचा होगा भी प्रधानमंत्री ने भी जो भी कोई एयरपोर्ट है वो दे दिया किसी को, तो उसका विरोध किया जाता है भी क्यों दिया गया, क्योंकि निजीकरण उससे मुनाफा नहीं आ रहा। उससे क्या होता है भी जितनी सरकार ने कोई चीज लगा रखी है, जैसे एयरपोर्ट बना रखा है, उससे जितना आमदनी आनी चाहिए, इनकम आनी चाहिए, उतनी नहीं आती, तब मजबूरी में देना पड़ता है भाई, उसका प्राइवेटलाइजेशन करना पड़ता है। प्राइवेटलाइजेशन किया जाता है, रहता तो सरकारी तंत्र में ही है, परंतु सरकार कहती है भी इससे इतना बेनिफिट हमें चाहिए, उससे अलावा अगर बेनिफिट ले रहे हो तो आप ले सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एलपीजी लाई गई, वो कब लाई गई? 1991 में। लेके आने वाले कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। और मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री थे। क्लियर? आगे लिखो भी, 8वीं पंचवर्षीय।
8वीं जो पंचवर्षीय योजना है अभी 7वीं कब समाप्त हुई? 92 से, सॉरी 1992 से लेके 1 अप्रैल 1992 से लेके 1997 तक हुई। 31 मार्च 1997 तक चली, क्योंकि सेकंड क्या आ गया? योजना अवकाश आ गया था 90 से 92, और फर्स्ट योजना अवकाश भी 66 से 69, बीच में रोलिंग प्लान रहा 78 से 80, ये ध्यान रखना। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना रही, लक्ष्य दर लिख लो इसकी 5.6% रखी। जो औसतन वृद्धि दर रही 6.8% रही। मॉडल था ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित। अगर केंद्र बिंदु पूछे, इसका उद्देश्य पूछे, मानव संसाधनों का विकास में। और इसमें मेन फोकस किया गया जो 15 से जो 35 जो 50 वर्ष की आयु के हैं उन पे सबसे ज्यादा फोकस, जो युवा है उनको सबसे ज्यादा भी उनमें सुधार किया जाए। मानव संसाधन में जो सुधार किया गया भी, जो 15 से 50 वर्ष के लोग हैं 45 तक है, उन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाए। और हमारे जो वर्तमान में अगर देखें तो हमारे भारत में 15 से 45 वर्ष के युवा सबसे ज्यादा है। और तभी कह रहे हैं भी, अगर अभी आज की जो न्यूज़पेपर में आई है भी, जो G20 है, मैं पढ़ाऊंगी आपको, सुन लो, ये बात सुननी है, लिखने नहीं है। G20 की हाल ही में बैठक चल रही है, अभी ब्राजील में हुई है, ब्राजील में हुई है G20 की। जो वहां ये बोला गया है भी G20 में भी, अब जो इकोनॉमी भी पूरे विश्व की इकोनॉमी देखें तो भारत की सबसे अधिक ग्रो कर रही है, जो 6.5% से ग्रो कर रही है। अभी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6.5% से ग्रो कर रही है। विश्व की सबसे तेजी से जो ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था किसकी बन गई है? भारत की बन गई है। ये G20 में बोला गया। इसका रीजन भी है क्योंकि हमारे पास, मैंने बताया भी, साधन भी ठीक है, युवा भी बहुत है। अगर हम इन युवाओं को सही डायरेक्शन दे देते हैं, अगर हमारे युवा सही डायरेक्शन पर जाते हैं, कल सर प्रदीप सर पढ़ा रहे थे भी, हम पढ़ते आ रहे हैं भी, विकासशील देश है भारत। कैसा देश है? विकासशील। अभी मैंने पढ़ा तब भी विकासशील, आगे बच्चे पढ़ेंगे तब भी विकासशील। विकसित कब होगा? विकसित तब होगा जब हम काम करेंगे, जब हम अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, अब काम करेंगे। अब ये नहीं है मैडम काम क्या करें, काम बहुत है, जितने लोग होते हैं उतना ही काम होता है। आप हमेशा देख लेना, अगर पॉपुलेशन की बात करें भी, जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा होती है गरीबी नहीं आती, काम। अभी 2 हाथ के साथ एक मुंह आता है, एक हाथ का खाते हैं तो एक हाथ का बचता है, ये कहावत है ना। किसकी कहावत बता दो फिर। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना गया है। पॉपुलेशन को अर्थव्यवस्था के लिए क्या माना गया है? अच्छा माना गया, नुकसानदायक नहीं है, अच्छी है। अब जैसे यूएसए है, जापान है, जर्मनी है, उन लोगों के पास क्या है? लोगों की कमी है, जनता की कमी है, पब्लिक की कमी है। वो क्या कर रहे हैं? भारत पे सबसे ज्यादा क्यों हम हमसे रिलेशन बना के रखना चाहते हैं? क्योंकि हम क्या है भी, मार्केट हमारा बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन हमारे पास है बहुत ज्यादा है। तो ये कहा गया भी, अगर सही डायरेक्शन, तभी योजना ले रहे आके रखी है भी, जो विकासशील है, कौशल, जो ये स्किल वाली है, स्किल डेवलप की जाए। परंतु हमारे यहाँ क्या है, पैसे में डिप्लोमा खरीदा जा रहा है, स्किल कोई नहीं सीख रहा। हमारे में सरकारी तंत्र, डिप्लोमा मिल जाए, और इतना भ्रष्टाचार फैला रखा है। ये जब समाप्त हो जाएगा और लोग सही रीत से काम करने लग जाएंगे, जैसे चाइना के लोग करते हैं। चाइना के लोग गवर्नमेंट में नहीं जाते, चाइना के लोग हर घर में, वहां की अगर कोई भी अगर औजार देखे, कोई भी सामान देखे तो हर घर में बनता है बीमा। उस तरीके से हम काम करने लग गए तो भारत ऐसा कोई नहीं है, हम 2-4 साल में ही कवर कर देंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है। पॉपुलेशन देखे, हम विश्व में पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पे आगे भी, हमने चाइना को पछाड़ दिया है। तो आप देख सकते हो
पॉपुलेशन में तो हमने फर्स्ट नंबर पे आ गए, हम हमारा टारगेट रहे भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी फर्स्ट नंबर पे आई। हमारी अर्थव्यवस्था कौन से नंबर पे, आप बता दो, मैंने बताया तुम्हें। हमारी अर्थव्यवस्था, ये तो मैंने G20 की बताई है, ग्रो कर रही है इससे। वैसे हमारी अर्थव्यवस्था यूएसए की $27 ट्रिलियन है अभी। यूएसए की अर्थव्यवस्था वो कितनी है, $27 ट्रिलियन है, और हमारी अर्थव्यवस्था 3 से 4 ट्रिलियन है। कंपेयर कर लो, यूएसए की जो अर्थव्यवस्था है ना वो $27 ट्रिलियन है, और हमारी अर्थव्यवस्था 3 से 4 ट्रिलियन है। चाइना की बात करें, इनकी 9 से 10 ट्रिलियन है, तो 3 गुना में तो हमारे चाइना भी आता है हमसे तो, और वो 9 गुना में आता है यूएसए। अब आइडिया लगा सकते हो आप भी इस तक पहुंचने में हमें क्या चाहिए। और एक और मान लो, चाहे वो नॉर्मल हम बात मान ले, कई बार कहा ना भाई हमें करोड़ रुपए बनाने तक ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कोई भी मान लो, ये हमेशा देख लेना भी करोड़ रुपए तक पहुंचने में हमें क्या ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, करोड़ से फिर आगे बढ़ने में टाइम नहीं लगता। तो भी एक लाइन टारगेट होता है भी उस तक पहुंचने में हमें टाइम लग रहा है, उसके बाद हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लोग क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, समझने लगेंगे उस बात को। लग जाते हैं ना भी, कंडीशन खराब हो, मान लो घर में पैसे की तंगी हो, तब हर चीज हमें क्या लगती है, खराब ही लगती है। लगती है नहीं लगती? जब कंडीशन अच्छी खासी हो जाए, पैसे ठीक ठाक हो, तो हमें हर चीज अच्छी लगती है। वही बात है भी हम 1 करोड़ तक पहुंचने में हमें टाइम लगेगा, 1 करोड़ के बाद नहीं लगेगा। तो यही हमारी अर्थव्यवस्था के साथ हो रहा है भी, थोड़ा सा धक्के की जरूरत है। अगर ये सही लग गया, सही, बीच में हम देखो कोरोना काल से भी जूझे, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लोगों को संभालना मुश्किल होता है भी। अगर प्राकृतिक कोई आपदा ना आती है तो इतना मुश्किल भी नहीं है, परंतु प्राकृतिक आपदा क्यों ना आए, क्योंकि अब जो आपको पता है भी, जो भूकंप आया कहाँ है भाई, म्यांमार में। कहाँ है अभी, म्यांमार में भूकंप आया है। और इस भूकंप जो ये किस तीव्र गति से आया है, ये 7.7% से आया है, और इसका जो झटका देखने को मिला वो कहाँ मिला है, थाईलैंड में। इसका जो यहाँ भूकंप आया है, और इसकी जो भूकंप का जो झटका लगा है वो थाईलैंड तक पहुंचा है। तो सोच सकते हो कि ऐसी आपदा आ जाए तो उससे रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है देश के लिए। और मैंने तुम्हें पहले ही बताया भी, जापान एक ऐसा देश है जो विपदाओं से भरा रहता है, फिर भी वो एडजस्ट करता है। जापान में आते ही रहते हैं, वहां तूफान है, आते ही रहते हैं। तो ये जो अभी हाल ही में कहाँ आया, अभी म्यांमार में आया। म्यांमार की राजधानी बता दो। हाँ जी, म्यांमार की राजधानी क्या है, ना पीता भी। तुम तो नहीं पीते होंगे ना पीता। इसकी मुद्रा क्या है, कयात। की मुद्रा क्या है, कयात है। म्यांमार की राजधानी क्या है, ना पीता है भी। लड़के तो बिल्कुल नहीं पीते, आजकल लड़कियों ने शुरुआत कर रखी। और इसकी मुद्रा क्या है, कयात है, क्योंकि वो तो सुधरने लग गया अब। तो ये ध्यान रखना। क्लियर भाई। म्यांमार है हमारे कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 4। कौन कौन से भी, 4 स्टेट के साथ सीमा करती है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया। 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। और म्यांमार भारत से कब अलग कर दिया गया था, ये भी मैंने बता दिया। तो 1937 में म्यांमार को अलग देश बना दिया गया था, भारत से अलग कर दिया गया था। अब आ जाओ भी, हमारी जो 8वीं योजना चल रही थी, यहाँ तक क्लियर भी सभी को, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए। लेके जाना भी जरूरी होता है। अब नई अपडेट चल रही है बच्चों को, उसको आप तो पढ़ते नहीं, न्यूज़पेपर कौन पढ़े मैडम, कितना टाइम है, इंस्टाग्राम कौन चलाए, रील कौन देखे। चलो, ये हमारी 8वीं योजना है जो 92 से 97 चली, जिसकी लक्ष्य दर रही 5.6% रही, और जो औसतन वृद्धि दर रही वो 6.8% रही। और ये जोन डब्ल्यू
मिलन मॉडल पर आधारित है और इसमें जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया वो मानव संसाधन विकास पे। यहीं से हमारी कहानी शुरू हुई थी कि मानव पे सबसे ज्यादा भी उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, अच्छा हेयर दिया जाए ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। और आज भी हमारा यही टारगेट है भी जो युवा है उनको सबसे ज्यादा उस पर ध्यान रखा जाए, परंतु ध्यान युवा तो क्या बताए, चलो आप अच्छी तरीके से समझते हैं। इसमें जो हुई लिख लो भी, 12 जनवरी 1995 को, 12 जनवरी 1995 नहीं, मिड डे मील 15 अगस्त, 15 अगस्त लिखेंगे, 12 जनवरी नहीं है, 15 अगस्त, 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी? मिड डे मील की। मिड डे मील किस किसने खाया अभी? मिड डे मील की शुरुआत की गई थी वो 15 अगस्त 1995 को की गई थी। मिड डे मील किसने खाया? सभी ने खाया? नहीं खाया मिड डे मील? तभी तो तुम कमजोर हो। जिसने मिड डे मील खाया ना वो इंटेलिजेंट है। हम सरकारी दफ्तर से आए हैं। मिड डे मील क्या है अभी बताएं? बच्चों को रोकने के लिए दोपहर का भोजन वहीं दिया जाए ताकि बच्चे भाग ना जाए, यही था। अरे यही था। और अब फिर टीचरों को बोल दिया गया अभी डोर डोर जाके बच्चों को लेके आओ। पहले तो वो बैठे रहे, बच्चों को जाने दिया, ठीक है अभी सरदर्दी खत्म हो रही है। अब उनकी नौकरी खतरे में आ गई, तब वो घर 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 जाके क्या कर रहे हैं? बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन आगे लिखो, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। भी WTO कब आया? भी 1 जनवरी 1995 को आया। WTO क्या है भी? हाँ जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, विश्व व्यापार संगठन में। क्या है? विश्व व्यापार संगठन में, विश्व व्यापार संगठन में। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हृदय कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है भी WTO आया कब था। WTO है इसका हेडक्वार्टर में। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? अरे सारे वॉशिंगटन DC नहीं है। हाँ जी, बस एक नाम पकड़ रखा है, वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC IMF और वर्ल्ड बैंक का है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। और जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और ये जनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है भाई। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। ये ध्यान रखना, WTO का हेडक्वार्टर जनेवा में है और जनेवा जो शहर पड़ता है वो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जनेवा नहीं है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है भी। क्लियर भाई? और ये WTO आया किसके स्थान पे है? गेट के स्थान पर। किसके स्थान पर आया? गेट के स्थान पर। ये जो गारंटी, जो एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड को लेके जो गारंटी देता था, एग्रीमेंट करता था, समझौता करता था, किसको लेके? टैरिफ एंड ट्रेड को। इसकी फुल फॉर्म बता रही हूँ, गारंटी एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड में पूछ सकता है। गारंटी एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड
किसके, इसने किसका स्थान लिया है, गेट का स्थान किसने ले लिया, डब्ल्यूटीओ ने। अगर गेट पूछे, गेट कब आया, 1948 में आया। गेट कब आया, 1948 में आया। ये हमारे भाई एक दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था तो उसकी गारंटी देता था, समझौता करता था किनके बीच में, टेरिफ और ट्रेड। जो शुल्क, जो टैरिफ लगाते हैं, भी मैंने तुम्हें बताया भी, जब आयात निर्यात जब एक देश से दूसरे देश भेजते हैं तो टैरिफ लगता है। टैरिफ होता है भी, जैसे मान लो इतना आपको 10 पेन ही भेजने हैं यूएसए को, 10 पेन से ज्यादा भेजे तो आपको टैरिफ देना होगा। ये समझौता कौन करता था, पहले गेट करता था ये समझौता भी। अगर आप यूएसए को कोई चीज निर्यात कर रहे हो, सपोज करिए आप 10 पेन निर्यात कर रहे हो, 10 से आपने 15 पेन बढ़ा दिए निर्यात के लिए, तो उस पे जो टैरिफ लगाता है, जो मान लो पैसे वसूलता है भी, ये जो अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट दे रहे हो तो उससे टैरिफ वसूलता है। तो वो कौन वसूलता था, गेट वसूलता था, डिसाइड करता था भी कितना टैरिफ तुम्हें देना है और कितना तुम्हें व्यापार करना है। फिक्स भी, आप 10 से ज्यादा नहीं कर सकते, 10 से ज्यादा करते हो तो आपको इतना टैरिफ देना होगा, अगर 15 से ज्यादा करते हो तो इतना करना होगा, 20 से ज्यादा करते हो तो इतना होगा। वो डिसाइड कौन करता था, गेट करता था। परंतु गेट में ना कुछ गड़बड़ियां चली, क्योंकि यहाँ कुछ वो अपना सा तंत्र बन गया, तो इसमें गड़बड़ियां चली। फिर इसके जो गेट का जो एक उर्गो समझौता बोला जाता है, जो 1985 में हुआ, उस उर्गो समझौते के आसपास उसमें बहुत सारी बहस चली और इसको खत्म कर दिया गया और उसी के स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। ये क्या है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी व्यापार को क्या करता है, कंट्रोल करता है, व्यापार डिसाइड करता है भी कितना हम कर सकते हैं। और जैसे मैंने तुम्हें बताया भी, हम अगर पढ़े भी चाइना का, पढ़ते हैं भी, पटाखे हो गए, खिलौने हो गए भी, ये खरीदने नहीं चाहिए, सरकार क्यों ना बंद कर दे भी, बाहर सरकार क्यों ना रोक लगा दे, बाहर सरकार रोक नहीं लगा सकती, ये डब्ल्यूटीओ डिसाइड करता है भी। अगर हम चाइना का खिलौना और सामान नहीं खरीदेंगे, हाँ हम जागरूकता पैदा करके सामान कम कर सकते हैं भी। हमारे जो व्यापारी हैं सामान खरीद रहे हैं, वो अगर ये सोच लें भी इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है, वो कम कर सकते हैं, परंतु हमें मना नहीं कर सकते भी, उनको मना नहीं कर सकते। ये किसने, कौन डिसाइड करता है, डब्ल्यूटीओ करता है। जैसे हम पेटेंट पढ़ते हैं, अधिकार देते हैं, पेटेंट अधिकार होता है विचारों का, पेटेंट दिया जाता है भी। मान लो जैसे एप्पल की बात करते हो आप, एप्पल की बात करते हो भी, एप्पल जो कंपनी है, मान लो जो फोन बनाते हैं, ये जो आइडियाज है ना एप्पल फोन बनाने के, ये तो यूएसए की देन है। जो एप्पल जो फोन बना, एप्पल जो भी बना, उसके जो विचार, जो आइडियाज थे, वो किसके थे, यूएसए के थे। और इसको जो ये प्रोडक्ट ढांचा बना ना फोन का, ये कवर वगैरह जो इसमें डला है सामान, वो किसका है, चाइना का है। चाइना का क्यों डाला गया, क्योंकि वहां ये सामान सस्ता मिलता है। क्यों डाला गया, ये सामान वहां सस्ता मिलता है और वहां लेबर है वो सस्ती है, और यूएसए में क्या है, महंगी है। विचार किनके, यूएसए के, और बना कहाँ, ये सारा चाइना में बना। अब ये सोच ले भी, चाइना वालों ने एक बना लिया, विचार उन्होंने बता दिया भी ऐसे ऐसे बनाना है, चाइना वालों ने पकड़ लिया, उसके बाद मना कर दे भी। अब उनको आइडिया तो पता चल ही गया ना, एक बार बताने के बाद पता चल ही जाता है, तो उस पर ये डब्ल्यूटीओ पेटेंट देता है नहीं, कहते हैं ये आप 10 साल के लिए ये आप नहीं कर सकते, आप एप्पल नहीं बना सकते। हाँ, इसमें 10 साल के बाद कुछ इंप्रूवमेंट करके, कुछ अलग से देके सेम नहीं निकाल सकते। तो ये ध्यान रखना, पेटेंट पूछे वो भी डिसाइड कौन करता है, डब्ल्यूटीओ देता है। जैसे इसमें कहता है भी ये विचार आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 50 साल के लिए, तो इसको कौन रोकता है, डब्ल्यूटीओ रोकता है। क्लियर है, क्लियर है भी। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई भी, 1 जनवरी 1995 को हुई। डब्ल्यूटीओ क्या है भी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसका स्थान लिया भी, गेट का। गेट कब आया भी, 1948 में। क्लियर भी, क्लियर, आगे चले। करनी है, चलो आगे। चलो भाई, 9वीं पंचवर्षीय योजना लिखो आगे सर, बड़ा ध्यान।
चलो भी ये अगर एक आज लेक्चर और मिलता है तो हम ये कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।